वेलकम टू बीकॉम विद अंशिका। ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। तो एक इंडस्ट्री के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहले 3 कंपोनेंट्स होते थे, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री। अब कॉमर्स और ट्रेड को मर्ज कर दिया गया है, अब सिर्फ इंडस्ट्री और कॉमर्स है, कॉमर्स इंक्लूडिंग ट्रेड। तो जो सेलिंग और परचेज का प्रोसेस है ना, जो सेलिंग और परचेज का खरीदना बेचने का जो प्रोसेस है वो कॉमर्स के अंदर ही डाल दिया गया है। तो इंडस्ट्री के बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग जब मिलकर एक समूह बना लेते हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो उसे कहते हैं इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में होता है प्रोसेस ऑफ EPCPF ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर कमोडिटी की एक्सट्रैक्शन करना, प्रोसेस करना, कन्वर्जन करना, प्रोडक्शन करना, फैब्रिकेशन करना, ये इंडस्ट्री का काम है। ये सब काम एक इंडस्ट्री में किए जाते हैं, ठीक है। अब कॉमर्स क्या है? कॉमर्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी को कहते हैं कॉमर्स। तो अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। कितने टाइप की इंडस्ट्रीज होती है? ये 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। पहली होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, तीसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो नेचर के साथ, जिसका बिजनेस नेचर से जुड़ा हो, जैसे कि अर्थ, सी, एयर। जैसे कि अर्थ में से माइनिंग करते हैं, माइनिंग करके कोल निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, तो ये उनका बिजनेस होता है माइनिंग करना, ठीक है। और ये सेकंड, जैसे सी में से पेट्रोलियम निकालते हैं, सी में से पेट्रोलियम निकालते हैं। वो इंडस्ट्रीज जिनका नेचर के साथ उनका बिजनेस जुड़ा हुआ हो, जैसे माइनिंग करना। एयर से वो मिनरल्स निकाल सकते हैं, जैसे कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो नेचर से भी काम ले और प्लस उसके अंदर नेचर के साथ साथ ह्यूमन स्किल्स भी उसमें लगे, ह्यूमंस का भी उसमें काम हो, नेचर का भी काम हो और ह्यूमन स्किल्स का भी काम हो। जैसे कि नर्सरी मान लो, नर्सरी बच्चों को पढ़ाने वाली नर्सरी नहीं, नर्सरी जैसे कि प्लांट्स की नर्सरी होती है जिसमें पेड़ पौधे रखते हैं। तो उसके अंदर पेड़ पौधे तो नेचर से हैं, लेकिन उसमें ह्यूमन स्किल्स क्या है? एक नर्सरी बनाने के लिए ना हमें ध्यान देना होता है कि कितने कौन सा पौधा कितना पानी लेता है, हाँ, कौन सा पौधा कितनी धूप लेता है, क्या उसको कितने मिनरल्स चाहिए, हाँ, क्या उसकी कितनी कटिंग करनी पड़ेगी। तो यही सारी स्किल्स ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में लगती हैं। तो ये वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री होती है जो नेचर और ह्यूमन स्किल्स के साथ काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और ये ज़्यादातर लोगों की लाइफ में होता है, उन्हें पता होता है, लेकिन उन्हें इसका नाम नहीं पता होता ज़्यादातर। तो ये RW, ये RM रॉ मटेरियल है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये फिनिश्ड गुड्स है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम होता है किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि बाइक होती है, एग्जाम्पल मान लो बाइक का, कार का। जैसे कि एक होता है लोहा पड़ा होता है, हाँ, वो वेस्ट होता है ना, वो रॉ मटेरियल है कि कोई पुरानी कार है उसको तोड़ फोड़ के नहीं बना दिया, कोई भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना फिनिश्ड गुड में। कोई भी लोहे से बाइक बना देना, कार बना देना, हाँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट
जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में एग्जांपल दिया था पोटैटो चिप्स का, उसमें हम क्या करते हैं, आलू से चिप्स बनाकर बेचते हैं। तो आलू हुआ रॉ मटेरियल, उसको हम उसको चिप्स बना दिया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड्स में, उसको अच्छे से पैक करके बेच दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम ही यही होता है, कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके बेच देना। तो आपको पता चल गया होगा, ये RM रॉ मटेरियल है, ये WIP वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये FG फिनिश्ड गुड्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, एक होती है कॉन्टिन्यूस और एक होता है असेंबल्ड। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी दो टाइप के काम होते हैं, एक होते हैं कॉन्टिन्यूस और एक होते हैं असेंबल। ये है मेड इन इंडिया, और असेंबल है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया जो इंडिया में बनाया जाता हो, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस का काम है फिनिश्ड गुड्स को कॉन्टिन्यूस का काम है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके बेच देना, कन्वर्ट करके सेल कर देना, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस में आता है। असेंबल में क्या होता है, या मेक इन इंडिया में होता क्या है, इसमें होता है कि है ना, हम जो सामान है ना, जो प्रोडक्ट है, वो इंडिया में बनता नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में असेंबल होता है। जैसे कि मैं एक कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर ले लिया किसी और कंपनी का, ठीक है, मैंने कंप्यूटर ले लिया किसी और कंपनी का, मैंने माउस ले लिया किसी और कंपनी का, मैंने CPU ले लिया किसी और कंपनी का, मैंने कीबोर्ड ले लिया किसी और कंपनी का। इनको है ना असेंबल करके एक सेट बना के मैंने सेल कर दिया। पूरा कंप्यूटर सिस्टम मैंने एक सेट बना के मैंने सेल कर दिया, ठीक है। कि उसी कंपनी के अंदर बनना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि उसी कंपनी के अंदर बनना, और असेंबल यानी मेरी कंपनी में नहीं बना है, मेरी कंपनी में सामान नहीं बना है, मैंने किसी और अलग कंपनी से चीज़ें इकट्ठा करके बेच दी। मेरी कंपनी का सामान नहीं है, मैंने अलग अलग कंपनी से चीज़ें खरीदी, फिर उसका सेट बना के मैंने बेच दिया। ये असेंबल का काम होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इंक्लूडिंग ट्रेड। कॉमर्स को अब ट्रेड के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, तो ये तो हो गई ट्रेड की बात, बाइंग और सेलिंग करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को ट्रेड कहते हैं। सामान खरीदना बेचना, इसे ही हम ट्रेड कहते हैं। ऑल दिस एक्टिविटीज सच एज स्टोरिंग, पैकेजिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉल्ड कॉमर्स। तो प्रोसेस ट्रेड किसे कहते हैं? सामान खरीदने और बेचने को कहते हैं ट्रेड। और कॉमर्स किसे कहते हैं? सामान को स्टोर करना, गुड्स को स्टोर करना। गुड्स ऐसी जगह पे स्टोर होना चाहिए जहाँ पर वो ख़राब ना हो, ज़्यादा टाइम तक उसको वो रखा रहे। स्टोरिंग, सामान को स्टोर करने को, सामान की पैकेजिंग करने को। सामान को पैक भी तो करेंगे, पैक करके तो बेचेंगे। अब ये पेन है, इसका कोई बॉक्स होगा, ऐसे थोड़ी ना ऐसे बेच दूँगी पेन को, या फिर इसका बल्क बनाकर बेचेंगे। फाइनेंसिंग करना, सामान की फाइनेंसिंग। अब हम सामान बेच रहे हैं तो ट्रांजैक्शन हुई होगी ना, मैंने ये पेन बेचा है तो इसके बदले मुझे पैसे मिले होंगे ना। वो जो ट्रांजैक्शन आई है उसको अकाउंट में मेंटेन करना। इंश्योरिंग करना यानी इंश्योरेंस करना। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी शिप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जो शिप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, शिप का इंश्योरेंस करा जाता है पहले। क्यों? शिप का इसलिए इंश्योरेंस होता है कि अगर रास्ते में पानी में डूब गया तो शिप नुकसान हो जाएगा ना, तो इसीलिए उसका इंश्योरेंस करा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन करना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इन्हीं सब चीज़ों को कहा जाता है कॉमर्स।
कॉमर्स किस किस चीज़ों को कहा जाता है? सामान को स्टोर करना, उसको पैकेज करना, उसकी फाइनेंसिंग करना, उस पर इंश्योरेंस करना, सामान को ट्रांसपोर्ट करना, इन्हीं सब चीज़ों को कहा जाता है कॉमर्स। अब कॉमर्स के हिंड्रांसेस भी बहुत हैं। हिंड्रांसेस यानी बैरियर्स। अब ये 5 बैरियर्स है जो कॉमर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। हिंड्रांस ऑफ पर्सन को, अब जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा है, और जो पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है, उन दोनों को मिलाना, ये भी कॉमर्स का काम है। दोनों पर्सनों के बीच की कम्युनिकेशन देखना, उनके अच्छे से कम्युनिकेशन हुई है या नहीं हुई है, क्या ये कंपनी इसके साथ काम करेगी या नहीं करेगी, ये भी देखना कॉमर्स का ही काम होता है। हिंड्रांस ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या होता था, ये पहले की बात है, पहले क्या होता था कि है ना, डीलिंग होती थी। अब मुझे कहीं जाके सामान खरीदना है, मुझे फ़ॉरेन में जाके सामान खरीदना है। अब मुझे वहाँ पे, पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था इंडिया में, पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, तो मुझे उतना कैश लेकर जाना पड़ता था। इतना, एक तो वो चीज़ हैवी हो जाती थी, उतना कैश लेकर जाना पड़ता था। जहाँ जाकर मुझे वहाँ से सामान परचेज़ करना है, इतना कैश मुझे उस जगह पर लेकर जाना है जहाँ से मुझे सामान खरीदना है। और अगर वहाँ पे मेरा कैश कम पड़ गया, तो वहाँ मेरे पैसे कम पड़ गए, तो मैं सामान खरीद नहीं पाऊँगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले, हिंड्रांस ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अब सब डिजिटल हो गया है। अब हम कहीं पे भी जाते हैं, एक फ़ोन से सारा काम हो जाता है, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। हिंड्रांस ऑफ प्लेसेस। हिंड्रांस ऑफ प्लेसेस यानी कि हमें कॉमर्स में ऐसी जगह ढूंढनी, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी होती है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हो और वहाँ पर आकर मेरा सामान खरीदे। अब मेरा बिजनेस है, मैं क्लोथ्स में डील करती हूँ, मैं कपड़ों में डील करती हूँ, ठीक है, मैं कपड़े बेचती हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी दुकान कहाँ लगाऊंगी, मैं अपनी कंपनी या अपनी शॉप कहाँ बनाऊँ? ऐसी जगह बनाऊँ ना, जैसे कि जहाँ पर लोग, मार्केट एरिया में बनाऊँ जहाँ पर लोग आते हो। ये नहीं कि मैं अपने घर के बाहर दुकान लगा दूँ, वहाँ पर लोग आएंगे, उन्हें क्या पता कि मेरे घर के बाहर दुकान लगी हुई है। मुझे अपनी कंपनी या अपनी शॉप उधर सेट करनी चाहिए जहाँ पर पहले से ही एक मार्केट एरिया है, जहाँ पर लोग आते हैं सामान खरीदने, ठीक है। हिंड्रांस ऑफ टाइम। हिंड्रांस ऑफ टाइम, अब इसमें क्या है, हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, जो बिजनेस चला रहे हैं ना लोग, उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से टाइम पर क्या सामान बेचे, मार्केट में प्रोडक्ट कब सप्लाई करें। मार्केट में प्रोडक्ट कब सप्लाई करते हैं, जब प्रोडक्ट की डिमांड हो। मार्केट में हम तभी प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे ना जब प्रोडक्ट की डिमांड हो। जैसे कि मैं क्लोथ्स में डील करती हूँ, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो मैं अभी गर्मियों में सर्दियों के कपड़े तो नहीं बेच सकती ना। मैं सर्दियों के कपड़े तभी बेचूंगी जब सर्दी आएंगी, तो ये हुआ टाइम। मैं सर्दियों के टाइम में सर्दियों के कपड़े बेचूंगी, मैं गर्मियों के टाइम में गर्मियों के कपड़े बेच रही हूँ, ठीक है। यही होता है हिंड्रांस ऑफ टाइम। हमें टाइम का ध्यान रखना है कि कौन से टाइम में हमें क्या, किस चीज़ में डील करना है। हिंड्रांस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि न्यूज़। अब जैसे कि मार्केट में कोई नया फ़ोन आने वाला होता है, तो टीवी पे एड्स दिखाते हैं कि ओप्पो का ये वाला फ़ोन आने वाला है, इसके अंदर ये वाला कैमरा है, इतना मेगापिक्सल और इतनी रैम है इसके अंदर, इतनी रोम है इसके अंदर, इतना बढ़िया कैमरा है इसका, इतने प्राइस में है ये। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, चीज़ें आने से पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, उसी को कहते हैं इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें कब देनी चाहिए, सही किस तरीके से देनी चाहिए, तो ये भी एक हिंड्रांस बन जाता है कॉमर्स के लिए। जैसे कि कोई मूवी रिलीज़ होने वाली होती है, तो उससे पहले उसका ट्रेलर आ जाता है। तो यानी कि वो ट्रेलर क्यों देते हैं, वो ट्रेलर इसलिए देते हैं ना ताकि लोगों में ये न्यूज़ आ जाए कि ये वाली मूवी आने वाली है और इस डेट पर आने वाली है
और ताकि लोग जाए सिनेमा हॉल में वो मूवी देखने के लिए, इसीलिए तो देते हैं। तो सेम यही बात है हिंड्रांस ऑफ इंफॉर्मेशन का, कि कभी कभी इंफॉर्मेशन भी बैरियर बन जाती है। क्यों? इंफॉर्मेशन को सही तरीके से डील करना नहीं आता लोगों को। अगर हम इन सब चीज़ों का अच्छी तरह यूज़ करें ना, तो ये सब चीज़ें बैरियर ना होके है ना, प्रॉफिट भी बन सकता है कॉमर्स के लिए। अब मैं बताती हूँ आपको ट्रेड के बारे में, ठीक है। कभी कभी ट्रेड पर एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्रेड भी दो टाइप्स की होती है, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं, फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो डोमेस्टिक ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड क्या होती है, जो अपने ही पर्टिकुलर कंट्री, अपने ही पर्टिकुलर स्टेट या अपनी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर काम करे, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, ठीक है। जैसे कि मेरा बिजनेस है इंडिया में, मैं इंडिया में ही सेल कर रही हूँ, इंडिया में ही परचेज कर रही हूँ। मेरा कपड़े का बिजनेस है, मैं क्लोथ्स में डील करती हूँ, मैं कपड़े बेचती हूँ, ठीक है। मैं इंडिया में ही मेरी शॉप है और मैं इंडिया के लोगों को ही कपड़े बेच रही हूँ। तो पर्टिकुलर कंट्री में काम कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसी पर्टिकुलर कंट्री में ही क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ और परचेज कर रही हूँ। इसी कंट्री के अंदर में मैं सामान खरीद रही हूँ और मैं सामान बेच रही हूँ, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड है कि मैं फॉरेन कंट्री के साथ काम कर रही हूँ। कैसे? फॉरेन कंट्री के साथ हम दो केसेस में काम कर सकते हैं। एक तो होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी परचेज और एक्सपोर्ट यानी सेल। एक्सपोर्ट यानी सेल। तो जब मैं फॉरेन कंट्री से परचेज करती हूँ, अगर मैं फॉरेन कंट्री से सामान खरीद रही हूँ और अपनी कंट्री में बेच रही हूँ, तो इसको भी बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। अगर मैंने जब भी हम सामान खरीदे या बेचे आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द कंट्री, जब भी हम सामान खरीदते या बेचते हैं आउटसाइड द कंट्री, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाता है। जब भी हम सामान खरीदेंगे या बेचेंगे आउटसाइड द कंट्री, बाहर की कंट्रीज़ को, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैंने सामान खरीदा है, अगर मैंने फॉरेन कंट्री से सामान खरीदा है और मैं इंडिया में बेच रही हूँ, तब भी वो इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाएगा, तब उसे इंपोर्ट बोलेंगे। अगर मैंने फॉरेन कंट्री से सामान खरीदा है तो उसे इंपोर्ट बोलेंगे और मैं इंडिया में सेल कर रही हूँ, ठीक है। अगर मेरा सामान फॉरेन कंट्रीज़ को जा रहा है तो उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे। अगर मैंने फॉरेन कंट्रीज़ को अपना सामान बेचा है और वो अपनी कंट्री में सेल कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। एक और ट्रेड होती है एंट्री पोर्ट और एंट्री पोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इसमें अलग तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर कंट्री किसी और कंट्री से
इसमें क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर कंट्री किसी और कंट्री से सामान खरीदे और किसी और कंट्री को सामान बेच दे, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इंडिया है, हाँ, इंडिया ने पेरिस से कपड़े खरीदे और वो लंदन को बेच दिए और बीच में उन्होंने कमीशन खाया। कमीशन के लिए काम करना है ये, तो इसे ही कहते हैं एंट्री पोर्ट और इंटरपोर्ट। एंट्री पोर्ट, तो एंट्री पोर्ट और एंट्री पोर्ट, तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री खरीदती किसी और देश से है और बेचती किसी और देश को, वही सामान किसी और देश को बेच देती है। अब मैंने कुछ सामान खरीदा पेरिस से, और मैंने वही सामान जो पेरिस से आया है, मैंने वही सामान लंदन को बेच दिया और बीच में मैंने कमीशन के लिए काम किया और बीच में मुझे उस चीज़ का कमीशन मिला। ठीक है, इसे ही कहते हैं एंट्री पोर्ट और एंट्री पोर्ट। अब जो इंटरनल या फिर डोमेस्टिक ट्रेड होती है वो सेल या परचेज करती है, कैसे करती है? इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड सेल परचेज कैसे करती है? इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड के दो तरीके होते हैं सेल या परचेज करने का। तो एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। होलसेल और रिटेल क्या होता है? होलसेल क्या होता है? जब एक कंपनी या फिर एक शॉप या कंपनी, कुछ भी बोलो, एक मैन्युफैक्चरर से हाई वॉल्यूम में सामान खरीद ले, हाई वॉल्यूम में गुड्स खरीद ले। ठीक है, जैसे कि मेरा ये मार्कर है, हाँ, इसके 1000 सेट खरीद लिए, मैंने इसके 1000 सेट खरीद लिए और फिर मैंने होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से हाई वॉल्यूम में सामान खरीद लेता है, हाई वॉल्यूम में गुड्स परचेज कर लेता है, फिर उसको क्या करता है? गुड्स परचेज करके उसको रिटेलर को बेचता है। ठीक है, जो होलसेल सामान में डील करता है उसे होलसेलर कहते हैं और जो रिटेल सामान में डील करता है उसे रिटेलर कहते हैं। फिर वो रिटेलर को बेचता है। अब रिटेलर का क्या काम होता है कि वो जो होलसेल में सामान है, उसके पास बल्क में सामान है ना, रिटेलर का काम है कि है ना, वो रिटेलर है ना, उस सामान को, गुड्स को सिंगल पीस में सेल करता है, किसको सेल करता है? कस्टमर्स को। होलसेलर क्या करता है कि ना, मैन्युफैक्चरर से हाई वॉल्यूम में सामान खरीद लेता है, बहुत सारे बल्क में सामान खरीद लेता है और फिर उसको रिटेलर को सेल करता है। रिटेलर क्या करता है कि उन सामान को सिंगल पीस में एक पीस करके बेचता है कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये था मेरा पार्ट 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1 का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट भी है, अगर आपको प्लेलिस्ट से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।